नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम खबर पर नज़र में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के शहडोल दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 जुलाई को मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिला शहडोल जाने का कार्यक्रम है, जहां वो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत करेंगे। साथ ही पीएम जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री के शहडोल आगमन को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान के तहत देश के 17 राज्यों के 7 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों की जांच की जाएगी और उनको एक विशेष कार्ड दिया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया की जांच 40 साल से कम उम्र के लोगों की होगी। सरकार ने 2047 तक देश से सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। कार्यक्रम में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य, जनजातीय कार्य, आयुष मंत्रालय और देश के 17 राज्यों के प्रतिनिधि ऑनलाइन शामिल होंगे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के 20 जनजातीय बहुल जिलों के 89 विकासखंड के करीब 3000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों को सिकल सेल जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड का वर्चुअली वितरण किया जाएगा। आइए सीधे शहडोल चलते हैं। हमारे संवाददाता नितेंद्र हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो नितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। नितेंद्र, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं वहां पर, सबसे पहले ये बताइए। तो नितेंद्र जुड़ने वाले हैं अभी हमारे साथ कुछ ही देर में। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान की प्रधानमंत्री वहां पर शुरुआत करने वाले हैं। साथ ही साथ जनजातीय समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री वहां पर बातचीत करेंगे और नितेंद्र हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। नितेंद्र से हम बातचीत करेंगे। नितेंद्र हमारे साथ इस वक्त शहडोल से जुड़ चुके हैं। नितेंद्र, किस तरह की तैयारियां वहां पर चल रही हैं? देखिए, कल बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। अगर हम जनजातीय समुदाय की बात करें तो सिकल सेल एनीमिया का राष्ट्रीय एक तरह से उन्मूलन अभियान शुरू होगा और इसको शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पे शहडोल में आ रहे हैं। और निश्चित तौर पे जो ये एक ऐसी बीमारी है जो ट्राइबल पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा होती है और बीते 7 दशक में किसी भी सरकार ने, किसी भी प्रधानमंत्री ने इसकी सुध नहीं ली। और जो 7 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है वो जो इससे प्रभावित है, उनकी सुध पीएम मोदी ने ली है और इसको खत्म करने का एक प्लान किया है। 2047 तक जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा तब इस बीमारी को भारत से एलिमिनेशन का कार्यक्रम रखा गया है और वही कार्यक्रम की शुरुआत कल प्रधानमंत्री करेंगे। देश के 17 राज्य में 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग होगी, जांच होगी और उसके बाद उनको एक कार्ड दिया जाएगा जो सिकल सेल एनीमिया का कार्ड होगा। और उसमें इस बात का जिक्र होगा कि जो लोग पीड़ित हैं उनको कार्ड दिया जाएगा और जब वो शादी करेंगे तो जो अगर दोनों लोग पॉजिटिव हैं तो लोग उनको ये काउंसलिंग किया जाएगा कि वो शादी ना करें। और 0 से 40 साल के उम्र तक के लोगों की जांच होगी और उसके बाद उनके ट्रीटमेंट होगी, खासतौर पे गर्भवती महिलाओं को जब वो प्रेग्नेंट होंगी या फिर जो लोग भी सिकल सेल एनीमिया के कैरियर हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये बीमारी जाती है, तो उनको काउंसलिंग की जाएगी। और जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है देश के, वहां पर इसकी एक तरह से काउंसलिंग की जाएगी और इलाज की व्यवस्था होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा होता है और 17 राज्य इससे ज्यादा प्रभावित है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कल करीब 3 करोड़ से ज्यादा जो हेल्थ आयुष्मान कार्ड के जो लाभार्थी हैं उनको भी कार्ड वितरित करके एक शुरुआत करेंगे। कुछ लोगों को कार्ड वितरित करेंगे। उसके बाद एक मैसिव अभियान चलाया जाएगा जिसमें 3 करोड़ से अधिक लोग जो खासतौर पे मध्य प्रदेश में हैं उन तक वो आयुष्मान भारत योजना का जो है कार्ड लाभार्थियों की दी जाएगी और वो पात्र होंगे जो 5 लाख हर साल सालाना जो स्वास्थ्य बीमा मिलता है। और ऐसे करीब करीब 12 करोड़ से ज्यादा परिवार हैं, करीब करीब 60 करोड़ इंडिविजुअल व्यक्ति हैं जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। जी नितेंद्र,
क्योंकि सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी ये बीमारी है, ये देश के काफ़ी हिस्सों में ये बीमारी है, लेकिन लोग इसके बारे में कम जानते हैं। तो आपसे हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह की ये बीमारी है और कौन कौन से वो हिस्से हैं जहां पर ये ज़्यादा पाई जा रही है। देखिए, सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी ऐसी है जो हीमोग्लोबिन, हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन की अल्पता हो जाती है। इसका मतलब यह है कि हम जैसे लोग नॉर्मल लोग हैं तो हीमोग्लोबिन राउंड शेप का होता है, लेकिन जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है वो हंसिए के आकार का, यानी कि इस तरह से टेढ़ा हो जाता है हीमोग्लोबिन, और वो ब्लड की सप्लाई, जो ऑक्सीजन सप्लाई है, वो अवरुद्ध होता है। और इसके वजह से क्या होता है कि लोग एनीमिक हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है और उनको कई सारी गंभीर बीमारियां शुरू हो जाती है, खासतौर पर शरीर में दर्द होना, कमर में दर्द होना, इसके अलावा जॉन्डिस हो जाता है और धीरे धीरे करके वो काफी गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है ये बीमारी, और खासतौर पे ट्राइबल जो जनजातीय समूह के लोग हैं उनमें ये पाया जाता है। देश के 17 राज्यों में, जिसमें मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, बिहार, ये तमाम जितने राज्य हैं वहां पर ट्राइबल इलाके में ये पाई जाती है। और इसमें दो तरह का चंद्रशेखर मामला देखा जाता है। एक तो करियर जो होते हैं, दूसरा जिनमें बीमारी होती है। तो ये सलाह दी जाती है कि जो अगर 2 लोग करियर वाले हैं या फिर 2 लोग सिकल सेल से पीड़ित हैं तो वो शादी न करें। और यही मकसद है, जब कार्ड वितरित किया जाएगा तो उसमें लिखा होगा कि ये एक क्या करियर वाले हैं या फिर बीमारी वाले हैं। तो अगर शादी के लिए वो जाते हैं, अगर वो महिला भी, लड़की भी सिकल सेल एनीमिक होगी और वो करियर होगी तो सलाह दी जाएगी कि वो शादी न करें, या फिर वो जो सिकल सेल से बीमारी से पीड़ित होगी तब भी सलाह दी जाएगी कि वो शादी न करें, क्योंकि उनके बच्चे में सिकल सेल होने की संभावना रहती है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो अभियान चलाया जाएगा, तो उनको काउंसलिंग भी की जाएगी, साथ साथ ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था होगी और ये कोशिश किया जाएगा कि आगे वाली पीढ़ी में न जाए ये बीमारी। और जब लोग जागरूक होंगे, इसीलिए आशा कार्यकर्ताओं को जागरूक किया जा रहा है, ट्रेनिंग मॉडल्स चलाए जा रहे हैं, जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो या फिर पीएचसी हो, सीएचसी हो, आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा कि लोग इसके बारे में जागरूक हों, और तभी हम एक समय के बाद इस बीमारी को खत्म कर पाएंगे और जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने की चेन है उसको तोड़ पाएंगे। और यही इस अभियान का, इस कार्यक्रम का मकसद है। और सरकार ने 2047 तक का टारगेट रखा है कि इस बीमारी को हम किसी भी तरीके से उन्मूलित करें, एलिमिनेट करें। नितेंद्र, प्रधानमंत्री शहडोल में होंगे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि देश भर से इस कार्यक्रम में लोग जुड़ने वाले हैं। उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, देश भर के करीब 15 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी जुड़ेंगे, बाकी जगह के जो लोग हैं वो भी जुड़ेंगे। एक और कार्यक्रम होगा यहाँ पर। प्रधानमंत्री, एक गांव है, इस गांव में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये गांव है, और यहीं पर प्रधानमंत्री आएंगे शाम में। और जो जनजातीय समूह के लोग हैं उनमें 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। 4 जो कैटेगरी के लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनके साथ सीधा संवाद करेंगे, जिसमें लखपति दीदी हैं, जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, जो स्थानीय स्तर पे जो जनजातीय लोग हैं वो यहाँ पे फुटबॉल के उनको वो खेलते हैं। इसके अलावा सरपंच और मुखिया से भी सीधा संवाद करेंगे और साथ ही साथ उनके साथ बैठकर खाना भी खाएंगे। ये भी एक कार्यक्रम है। और जो पारंपरिक तरीका है, जो हमारे जो जनजातीय लोग हैं, वनवासी लोग हैं, उनकी जो पारंपरिक भोजन है, उनका जो तरीका है, उनका जो कल्चर है, वो उसके साथ ही वो खाना खाएंगे। साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी होगा, जो यहाँ का ट्राइबल नृत्य है वो भी एक तरह से प्रदर्शित किया जाएगा। और पीएम सीधे संवाद करेंगे, उनसे हालचाल जानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वयं सहायता समूह के जो महिलाएं हैं वो काफी संख्या में यहाँ जुड़ी हुई हैं और उनकी जो आर्थिक तरक्की काफी हुई है। कई महिलाओं से मेरी बातचीत हुई है तो उनका ये कहना है कि सालाना वो 2 से 3 लाख, कोई 4 लाख तक कमाती हैं। हर महीने करीब 15,000 से 20,000 तक उनकी आमदनी बढ़ गई थी। एक वक्त ऐसा था कि वो बात नहीं कर पाती थी, कहीं घर से बाहर नहीं जा पाती थी। आज वो बैंकों में जाती हैं, सारा काम करती है। कई महिलाएं हैं जो उनके नाम पे गाड़ी है, स्कूटर है,
स्कॉर्पियो है, अपने पति को उन्होंने गाड़ी गिफ्ट की है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। कई महिलाएं तो ऐसी थी जो 10वीं तक नहीं पढ़ी थी और आज वो ग्रेजुएशन कर रही हैं। तो एक जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम हुआ है यहाँ पर, उसको भी पीएम के सामने वो अपनी कहानी को बताएंगी और उनसे अपनी जो उनकी जो एक यात्रा है विकास की, और ये उसको वो शेयर करेंगे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्यक्रम हो। एक गांव में आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री एक दूर दराज के गांव में आ रहे हैं, शहडोल डिस्ट्रिक्ट के, और एक ट्राइबल बहुल एरिया है, और वहां पर गांव में रहेंगे कम से कम 1.5 से 2 घंटा, और उसके बाद उनसे उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो सफलताएं हैं, उन तमाम चीजों से वो रूबरू होंगे, सीधा संवाद करेंगे। शुक्रिया आपका नितेंद्र, इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में भाग लिया। पीएम मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कंप्यूटर केंद्र और प्रौद्योगिकी संकाय के भवन और विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में बनने वाले अकादमिक ब्लॉक का शिलान्यास किया। मैं मानता हूं डीयू ने 100 सालों में अगर अपने एहसासों को जिंदा रखा है तो अपने मूल्यों को भी जीवंत रखा है। निष्ठा धृति सत्यम, यूनिवर्सिटी का ये ध्येय वाक्य अपने हर एक स्टूडेंट के जीवन में गाइडिंग लैंप की तरह है। पीएम मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय की सराहना करते हुए कहा कि इसने 100 वर्षों में अपने मूल्यों को भी जीवंत रखा है। आप सभी के कलेक्टिव एफर्ट से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हुई है। अब छात्रों को यह बड़ी सुविधा मिली है कि वो अपनी इच्छा से अपनी पसंद के विषयों का चुनाव कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। इन इंस्टीट्यूट्स को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लेकर आए हैं। इससे देश भर के इंस्टीट्यूशंस को एक मोटिवेशन मिल रहा है। हमने संस्थाओं की स्वायत्तता को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से भी जोड़ा है। जितना बेहतर संस्थाओं का प्रदर्शन होगा उतनी ही उन्हें स्वायत्तता मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी प्रशंसा की। पीएम मोदी ने कहा कि हम शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे यहां कहा जाता है, ज्ञान वानेन सुखवान, ज्ञान वानेव जीवति, ज्ञान वानेव बलवान, तस्मात् ज्ञान मयो भव। अर्थात जिसके पास ज्ञान है वही सुखी है, वही बलवान है, और वास्तव में वही जीता है जिसके पास ज्ञान है। पीएम मोदी ने ज्ञान के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जिसके पास ज्ञान है वही सुखी है और बलवान है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो की सवारी कर दिल्ली विश्वविद्यालय तक का सफर तय किया। पीएम मोदी ने आम यात्रियों की तरह मेट्रो में यात्रा की। इस दौरान कई यात्रियों से पीएम मोदी ने बातचीत भी की। वो बालाजी मंदिर चलाती है, तो वहाँ पे बहुत सारे मेरे तेलुगु दोस्त भी बने और एक साउथ अफ्रीका का भी है। नहीं, जो कोई साउथ के राज्य के होंगे, किसी से लैंग्वेज के 5-10 वाक्य सीख लिए, ऐसा कुछ किया? हाँ, मैंने करा था। हाँ, मलयालम में कोई लड़की मिली थी, वो कॉल पर बात कर रही थी, तो मैंने सुना कि मैंने उनसे पूछा कि ये कौन सी लैंग्वेज है, उन्होंने बोला कि मलयालम है।
तो उन्होंने फिर मैंने उनसे और पूछा कि मलयालम में कुछ बताइए मुझे कि मैं किसी से हेलो बोलूँ या किसी से बात करूँ। फिर मैंने उनको रिकॉर्ड भी कर लिया ताकि सुन भी सकूँ। मैंने हिंदी सिखाई है, मतलब हिंदी? हमारे कॉलेज में मणिपुर से बच्चे आते हैं, हाँ। तो उनको बहुत इंटरेस्ट था, तो हमने उन्हें हिंदी सिखाई। आपने सिखाई? हाँ, और मैंने असमी सिखाई है। और एक दोस्त आपने असमी सिखाई असमिया सिखाया लोगों को? और मैं पहाड़ी हूँ तो मैंने पहाड़ी में बताया है। अरे मतलब कहाँ से हैं? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहाँ से? मेरा कमर से पिथौरागढ़ है। उत्तराखंड। एक हमारा वहाँ पे धारचूला जाते हैं। हाँ हाँ, टनकपुर मैं कभी धारचूला में रहा हूँ। अच्छा दोस्तों बताइए कुछ, आप क्या कहना चाहेंगे? परीक्षा पे चर्चा भी है, मतलब देखने का आपको सब पता कॉलेज में आके परीक्षा पर चर्चा का फायदा लिया है? सर कैसे स्ट्रेस से डील कर लेते हैं? स्ट्रेस से आप कैसे डील कर लेते हैं? ऐसा है कि अगर आप किसी चीज से बहुत अटैच हो जाते हैं तब तनाव की शुरुआत होती है, लेकिन आप डिटैच रहते हैं और एक कर्तव्य भाव से काम करते हैं तो तनाव की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। नहीं होता ऐसा नहीं, कम हो जाती है। और इसलिए कोशिश करनी चाहिए। डिटैचमेंट कैसे आए स्वभाव में बड़ा कठिन काम है, लेकिन और वो आपको संतुलित रखता है। सर विश्व में जो बढ़ता आपका वर्चस्व है सर, उसके पीछे क्या राज है? उसका कारण आप लोग हैं। इस देश के लोगों का विश्वास हो गया है कि भारत के युवाओं के पास टैलेंट है और वो दुनिया के काम आ सकती है, विश्वास बन गया है। जी सर। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है तो उसमें जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं उनमें पढ़ने का एक बहुत अच्छा विकल्प मिला है हम लोगों को, और एक लचीलापन भी मिला है पाठ्यक्रम में, तो हम सभी के लिए बहुत सहयोगी है, बहुत अच्छा कदम है सरकार का। देखिए हमारे देश के गांव में बहुत टैलेंट है, लेकिन अब उनको अंग्रेजी का सौभाग्य नहीं मिला तो कहीं आके रुक जाते हैं। अब देखिए स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं, तो हमारे लोगों ने शुरू में मजाक उड़ाई, उनसे अंग्रेजी में पूछ रहा है। अब उसका काम स्पोर्ट्स में है, उसको अंग्रेजी में जवाब आ रहा है, तो वो अच्छा जवाब दिया कुछ बच्चों ने। और आपने देखा होगा गांव के बच्चे स्पोर्ट्स में काम कर आगे। लैंग्वेज हमारे यहाँ बैरियर नहीं बननी चाहिए। अच्छा आप में से कभी किसी ने प्रयोग किया है कि एक भी रुपया कैश जेब में लिए बिना ये सर हमने किया है। 7 दिन तक एक भी कैश को हाथ नहीं लगाएगा। ऐसा किया प्रयोग? ये सर किया है। उन अनुभवों को आपने अपने ब्लॉग पर शेयर करना चाहिए। ये सर लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य होता है, मैं जब दुनिया को बताता हूँ कि आपको एक भी रुपया लिए बिना हिंदुस्तान में जाइए, आपके पास मोबाइल है तो आप आराम से अपना कारोबार चला सकते हैं। हमें जॉब सीकर ना बन के जॉब क्रिएटर बनना चाहिए। ये सही सर, बात आपको उसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा जो आपने 2016 में RPDWD एक्ट लाए PWD के लिए, क्योंकि इससे पहले जो था 1995 तक था, बट वो इतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। उसके बारे में गवर्नमेंट आई उसके बारे में, बट मैं स्पेशली थैंक आपको ऑन द बिहाफ ऑफ जितने PWD कैंडिडेट हैं, क्योंकि सर मैं आज उसी पॉलिसी के बदौलत आज मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। कोई प्रिंसिपल है, उन्होंने भी आपको याद किया है, वो खुद मैम क्या कहते हैं हर जगह ग्रीनरी फैलाने की बात करती है। आपको मालूम है मैंने एक मिशन लाइफ लॉन्च किया है, तो मिशन लाइफ की तरफ लोगों को जोड़ना चाहिए और प्रो प्लैनेट पीपल P3 मूवमेंट ऐसा एक समूह बनाना चाहिए। अब देखिए मुझे भी हरियाणा के कुछ बच्चों का पता चला, वो अपने गांव से सुबह 5 बजे उठ के बगल के गांव में जाते हैं, वो 40-50 बच्चे हैं, पूरे गांव की सफाई करते हैं और फिर अपने गांव वापस जाते हैं। तो उन्होंने पूरे हर गांव को प्रेरणा दी है कि भाई सफाई होनी चाहिए, कर रहे हैं लोग। स्वच्छता बहुत बड़ा काम है। अब जैसे 2025 तक हमें टीबी से भारत को मुक्त करना है, अब किया जा सकता है। सिर्फ टीबी के पेशेंट को हमने गोद लेना है, सरकार दवाई देती है, वो दवाई उसको पहुंचानी है, 6 महीने तक उसको खाने के कुछ नियम है उसको पालन करना है, 6 महीने में चला जाता है। तो उसको हम बहुत बड़ी मदद अगर देश के नौजवान तय करें कि हमें टीबी मुक्त भारत बनाने में। अरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। अरुण, जब मेट्रो में सवेरे यात्री स्टूडेंट सफ़र कर रहे थे उसमें और अचानक उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री जी वहां पर आ गए हैं, तो किस तरह का माहौल था? देखिए रिएक्शन ये थे कि लोग काफी सरप्राइज थे कि कैसे एक प्राइम मिनिस्टर मेट्रो राइड दे रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होगा शायद कि वो कहाँ हैं, किस तरफ जा रहे हैं।
लेकिन हमने ये इंस्टेंसेस पहले भी देखे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मेट्रो राइड लेकर के दिल्ली एनसीआर रीजन में जाते हैं। आपको याद होगा कि जब फरीदाबाद में पीएम जो प्रोजेक्ट को इनॉग्रेशन के लिए और मेट्रो के उद्घाटन के लिए गए थे, तो वहां भी पीएम ने मेट्रो राइड ली थी। जब सैमसंग की जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जो शुरुआत हुई थी, वहां पे प्राइम मिनिस्टर को जब इन्वाइट किया गया था, तब भी प्राइम मिनिस्टर मेट्रो राइड लेकर के जाते हैं। तो ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी मेट्रो राइड लेकर के जाते हैं। लेकिन कई सारे सिंबॉलिक मैसेजेस के तौर पर आप देख सकते हैं इसके अंदर। एक तो ये कि हम जानते हैं कि जो सुबह का समय होता है 8:30, 9, 10 बजे के आसपास का, वो पीक आवर्स होते हैं। ट्रैफिक के लिहाज से भी लोग अपने ऑफिस के लिए जा रहे होते हैं। जाहिर सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर कैवलकेट में या फिर मोटरकेट में जाते तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है जाम की स्थिति आती, लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी एक तरह मेट्रो राइड लेते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं और बड़ी सहूलियत के साथ में जाते हैं। और जो मेट्रो में भी है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चेक्स नहीं रखे गए, बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया गया जो सिक्योरिटी के लिहाज से होता है। जो आम जनमानस थे वो प्राइम मिनिस्टर के पास तक जा रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर भी उनसे इंटरेक्ट कर रहे थे। यंगस्टर से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बातचीत की है। और हम इस बात को जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आज के जो खास ओकेजन जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो 100 साल पूरे हुए हैं, वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी आज मेट्रो लेकर के जाते हैं। एक तरह से यंगस्टर से साथ कनेक्ट करते हुए जाते हैं। शुक्रिया आपका अरुण, बहुत बहुत इस जानकारी के लिए। अगली खबर की ओर चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह आज राजस्थान के उदयपुर दौरे पर हैं। भाजपा नेता अमित शाह ने उदयपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज जो नज़ारा मेवाड़ की धरती पर मेरे सामने है वो बताता है कि 2023 में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनने जा रही है। अमित शाह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि अशोक गहलोत बिना मतलब इस उम्र में इधर उधर घूम रहे हैं, कोई उन्हें इस सभा का वीडियो भेज दे, असलियत पता चल जाएगी। आज मैं मेवाड़ की इस पवित्र धरती पर बोल कर जाता हूं, गहलोत जी सुन लेना, 23 में राजस्थान बीजेपी विजय के सारे रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली। ये गहलोत जी खामखा इस आयु में इधर उधर घूम रहे हैं। ये सभा का कोई इनको वीडियो बता दे तो गहलोत जी को मालूम पड़ जाएगा कि उनकी सरकार का जाने का समय शुरू हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के खरगोन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जेपी नड्डा ने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार पर विकास को अवरुद्ध करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है। जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य में शिवराज सिंह की जो सरकार है गरीब, वंचितों और शोषितों के लिए काम कर रही है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज सोनोने, उनसे हम बातचीत करेंगे। मनोज, ये हम देख रहे हैं कि बीजेपी के बारे में कहा जाता है काफ़ी पहले से वो आने वाले चुनावों की तैयारी करती है। तो राजस्थान की भी हम बात करें या मध्य प्रदेश की भी बात करें, दोनों जगहों पर जिस तरह से अमित शाह को हमने सुना, जेपी नड्डा को हमने सुना, क्या कुछ कहेंगे, ये किस तरह का माहौल बन रहा है? जैसे कि आप पता है कि छत्तीसगढ़ में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तो और इसी के मद्देनजर आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने एक बिलासपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इनके जो बातें हम अगर मुख्य रूप से देखें तो दो बातें मुख्य रूप से जेपी नड्डा जी के भाषण में थी। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा किस तरह से विकास किया गया, चौतरफा विकास हुआ है, और प्रदेश में जब रमन सिंह की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी 15 साल, तो उस वक्त किस तरह से विकास हुआ था उस पर बात की। और दूसरी पक्ष उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार पर उन्होंने हमला साधा और कहा कि जो प्रदेश के भूपेश बघेल सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वो किस तरह से घोटाले में लिप्त है, उनके अधिकारी जेल में है, और ये सारे जो भ्रष्ट सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने यहाँ की उपस्थित जनता को आह्वान किया। देखिए अभी 4 महीने में अभी राज्य के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो बीजेपी ने अभी से इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। हम
अमूमन देखा जाता है कि बीजेपी पहले से ही विधानसभा की तैयारियां कर देती है। तो अभी कुछ दिन पहले माननीय गृह मंत्री का भी इन्होंने दौरा किया था, दुर्ग में किया था, और कल ही कांकेर जो बस्तर का इलाका है, नक्सल बहुल इलाका है, वहाँ पे केंद्रीय डिफेंस संरक्षण मंत्री, डिफेंस मंत्री राजनाथ सिंह भी कल एक जनसभा का संबोधन करने वाले। तो इस तरह से प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपना चुनावी सरगर्मियाँ तेज करते हैं और अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। शुक्रिया मनोज इन तमाम जानकारियों के लिए। छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता मनोज बता रहे थे कि किस तरह से जो विभिन्न मंत्री और बीजेपी के नेता हैं वो केंद्र और राज्य सरकार के जो काम हैं वो लोगों के सामने गिना रहे हैं, और वहाँ पर जहाँ पर विपक्ष की सरकारें मौजूद हैं उन सरकारों के कामकाज को भी वो लोगों के सामने रख रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से जो केंद्र सरकार का और बीजेपी की राज्य सरकारों का काम है वो उनकी अपेक्षा कितनी अच्छी तरह से काम किया जा रहा है, ये लगातार वहाँ पर बताया जा रहा है। इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।